इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों को लेकर हुए चुनाव को। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। भाजपा के 8, सपा बसपा के एक सदस्य राज्यसभा पहुंचे। सपा से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और बसपा से रामजी गौतम और अन्य को प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। हालांकि रामजी गौतम और भाजपा के हरदीप पुरी प्रमाण पत्र लेने नहीं पहुंचे थे। सपा समर्थित एक निर्दलीय प्रकाश बजाज सहित 11 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन प्रकाश बजाज के नामांकन पत्र में त्रुटि होने की वजह से पर्चा निरस्त हो गया था, इसलिए चुनाव की स्थिति नहीं बनी। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज होती दिखाई दी थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता दिखाई दिया था और जिस तरह से घमासान यहां पर मचा उसको देखते हुए बात की जाए तो राजनीति के कई मायने यहां पर निकाले जाने लगे। मायावती और अखिलेश यादव में तकरार की खबरें भी निकलकर सामने आई और राजू हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ संवाददाता राजू। राज्यसभा को लेकर बात की जाए तो 10 राज्यसभा सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे और सभी पर निर्विरोध जो है चुनाव हो गए हैं और उनको राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया है। हालांकि जिस तरह से मुकाबले को लेकर बात की जाए, 8 तो पहले से ही माने जा रहे थे कि बीजेपी के उम्मीदवार तय हैं, तो वहीं सपा के लिए भी एक सीट मजबूत मानी जा रही थी। लेकिन जो पूरी लड़ाई देखी गई उत्तर प्रदेश में वो है 10वें नंबर की सीट, जिसको लेकर बसपा जब मैदान में उतरी तो कई कयास लगाए जाने लगे, कई अटकलों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन आज जिस तरह से देखा जाए तो निर्विरोध तरीके से राज्यसभा सदस्य उनको बना दिया गया है। क्या कहें इन तमाम 10 सीटों को लेकर जो घमासान जो तस्वीरें सामने आई उसे लेकर? कमर खान, सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की अगर 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए जो नामांकन आज के बाद जो देखा जाए, सोमवार की बात करें आज की, तो 10 उम्मीदवार निर्विरोध हो गए, क्योंकि इसका कारण ये रहा चुनाव के लिए मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। कमर, सबसे बड़ी बात तो यह है विजेता उम्मीदवारों में भाजपा के 8, सपा व बसपा का एक प्रत्याशी है। जैसे बात करें भाजपा के प्रत्याशी की राज्यसभा पहुंचे जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की बात करें, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ब्रजलाल की बात करें, या चंद्रशेखर के बेटा की बात करें, नीरज शेखर की हरिद्वार दुबे की बात करें, गीता साक्षी करें, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा। इसी तरह समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव की अगर बात करें, रामगोपाल यादव जो है उनको विजेता बनाया गया। तो वहीं पर बसपा से रामजी गौतम को बसपा से बनाया घोषित किया गया, क्योंकि राज्यसभा के लिए 10 सीटों पर चुनाव होने से जिस पर प्रत्याशियों का निर्विरोध उठना पहले से ही तय था। लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा एक निर्विरोध प्रत्याशी खड़ा किए जाने से हलचल मची। वहीं बसपा के 7 विधायकों ने सपा के समर्थन में अपना रुख जब अपनाया तो मायावती ने उनको तत्काल प्रभाव से देखा जाए पार्टी से 7 विधायकों को निलंबित कर दिया। हालांकि इस चुनाव में बसपा व भाजपा के बीच तरीके नजर आई सूत्रों की माने तो, जिस पर मायावती ने आपकी बात करें एक बयान अपना जारी किया और जिस तरीके से किया कमर, जिसको सुन के लोगों के होश हो गए। देखा जाए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजनीति को संन्यास ले लेंगे लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन कभी नहीं करेंगे, विचारधारा व मूवमेंट से कभी समझौता नहीं किया है मायावती का। और इस सपा सरकार में गुंडा राज से लोग 1995 की भी उन्होंने कहानी सुनाई। जिस तरीके से देखी जाए सभी दलों से कहा कि सभी दलों ने जिस तरीके से कहा कि सपा से बाहर हो जाओ, तब समर्थन करेंगे, तब भाजपा और कांग्रेस से बिल्कुल राजू, इसको लेकर मैंने आपसे पहले भी बात की थी, इसको लेकर पहले भी बात निकलकर सामने आई थी कि जिस तरह से तकरार राज्यसभा को लेकर भले ही सपा बसपा में देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा बयान मायावती की तरफ से निकलकर सामने आया है कि सपा को हराने को लेकर अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का समर्थन करेंगे, इस तरह की बात बीजेपी की माफ कीजिएगा बसपा की तरफ से निकलकर सामने आई थी। लेकिन मैंने यही बात आपसे भी कही थी कि 2 पार्टियां हैं, दोनों की विचारधारा अलग है। क्या लगता है इस तरह से जो कदम उठाने की बात सपा की तरफ से निकलकर सामने आ रही है
मायावती कहती दिखाई दे रही कि 2022 को लेकर ये संभव होगा, तो आज उसी डैमेज कंट्रोल को करती दिखाई दी है मायावती। उन्होंने सफाई भी दी है कि भले ही राजनीति से संन्यास ले लूंगी लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगी। तो 2 दिन जिस तरह से बयान आए मायावती के, दोनों बयान अलग अलग रहे, क्या कहें इसे लेकर? बिल्कुल कमर देखिए, मायावती की दोनों बातें हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का समर्थन करूंगी अगर वो समाजवादी पार्टी को हराता है। आज मायावती ने अपनी टिप्पणी को खुद वापस लिया है एक तरीके से, और उन्होंने कहा है कि कोई भी दल अगर लड़ता है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, मैं उसका पूरा पूरा समर्थन करूंगी और मैं इतनी मजबूत नेता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि 4 साल के बच्चे थे राज्यसभा सांसद में मेरे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मायावती को कहीं ना कहीं लगता है अपनी मजबूती बता रही है। और खासकर उन्होंने मुसलमान लोगों से कहा है कि मैं भाजपा से कभी गठबंधन नहीं करूंगी, अगर गठबंधन करती हूँ तो मैं संन्यास ले लूंगी, पर मैं भाजपा का हाथ नहीं मिलाऊंगी। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह, कमर 2022 का चुनाव नजदीक है, मायावती किस तरीके से अपना वोट की बात करें, मुस्लिम वोट के वोट लेने के लिए वो किस तरीके से व्याकुल हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम वोट जब तक नहीं मिलेगा किसी भी पार्टी को, वो पार्टी नहीं बन सकती है। जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने भी आज बिहार के सभा संबोधित की, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदुस्तानी है, ना मैं जात के नाम पर ना मजहब के नाम पर कोई वोट नहीं मांग रहा हूँ। और योगी आदित्यनाथ की भी बात करें तो वो मंदिर की बात करते हैं जा जाके सभा में, वो एक गलत बात है। और सबसे बड़ी बात खबर ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो झटका लगा वो समाजवादी पार्टी को लगा, क्योंकि प्रकाश बजाज को जो जिस तरीके से उन्होंने खड़ा किया था और उनका पर्चा निरस्त होने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मायावती में और भाजपा में हलचल तेज हो गई थी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि बजाज का पर्चा किसने निरस्त किया। यहाँ पर देखा जाए अखिलेश यादव को बुरा तो लगा, पर जिस तरीके से मायावती के पास में इतने विधायक नहीं थे, वो जिस तरीके से राज्यसभा के सांसद को बिल्कुल राजू, सवाल यहाँ पर यही निकल रहा है राजू, बड़ा सवाल यही है कि भले ही उम्मीदवार बनाकर रामजी गौतम को बसपा ने मैदान में उतार दिया हो, लेकिन इतनी विधायकों की संख्या नहीं थी कि निर्विरोध जो है जीत हासिल कर ली जाती। समर्थन को लेकर बयानबाजी हुई, समर्थन को लेकर दौड़ चलता दिखाई दिया, तो आखिर किसका समर्थन मिला कि बसपा के उम्मीदवार को जो है निर्विरोध चुन लिया गया है? बिल्कुल कमर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से देखा जाए, मायावती को मालूम था कि मेरे पास विधायक कम है, उसके बाद 7 विधायकों ने समाजवादी पार्टी में चले गए, यानी कि उनने जो बहाल लगाई और सपा का समर्थन करने की जब बात उन्होंने सोची तो मायावती ने उनको एकदम दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से ही बाहर नहीं, उनको बर्दाश्त कर दिया। तो भारतीय बसपा को मालूम था कमर कि मेरे पास में मेरा उम्मीदवार नहीं जीत पाएगा। पर यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए भाजपा की और बसपा की क्या मिलीभगत रही है, ये अभी तक लोगों में इसका अभी समझ में नहीं आ पा रहा। सूत्रों की माने तो भाजपा ने मायावती का पूरा साथ दिया और वहाँ वोट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जिस तरीके से बसपा का प्रत्याशी चुना गया, उससे लोगों में एक चहल पहल की और कयास लगाए जा रहे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं वोटिंग कराई। अगर वोटिंग कराते तो होता है, हो सकता था कि रामजी गौतम राज्यसभा ना जा पाते। यहाँ की अगर बात करें समाजवादी पार्टी के ठीक तो मानने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की, तो उन्होंने वो पार्टी में चुने गए क्योंकि उनके पास में विधायक कितने थे कि वो उसको चुन लेंगे। पर प्रकाश बजाज के लिए विधायक की ठीक संख्या कम थी, लेकिन उसके बाद में इनका पर्चा कैसे कैंसिल हुआ, बसपा में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या बात हुई जिससे प्रकाश बजाज का पहले पर्चा ठीक था, उसके बाद में वो पर्चा एकदम निरस्त कर दिया गया। और वहाँ देखा जाए जिस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बसपा के रामजी गौतम को जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार बनाया, वो भी निर्विरोध बनाया। क्या बात है, 2022 के चुनाव में मायावती की अगर बात माने तो वो कह रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करूंगी, मैं संन्यास ले लूंगी राजनीति से। और एक बात उन्होंने फिर कहा कि मैं इतनी मजबूत नेता हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। लोगों में अभी तक इस बात को समझ में नहीं आ पा रहा। चलिए, बिल्कुल मजबूत नेता होने का दम भले ही भरती दिखाई दे रही हो मायावती, लेकिन ये मजबूती कितनी कारगर साबित होगी 2022 में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए अभी भी वो मजबूती नहीं थी जिसके दम पर उन्होंने मैदान में उतरा, लेकिन हालांकि उनकी पार्टी का कैंडिडेट राज्यसभा पहुंच गया। और इस तरह देखा जाए तो 11 राज्यसभा सीटें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिलाकर राजू बात की जाए तो बीजेपी अब तक शिखर पर पहुंच गई है राज्यसभा सदस्यों को लेकर। कांग्रेस की सीटें इतिहास में सबसे कम यहाँ पर देखी जा रही है और बीजेपी के पास
कुल 92 सीटें हो गई हैं और इस तरह देखा जाए तो एनडीए की 112 हो गई हैं, जो कि बहुमत से सिर्फ 10 सीटें दूर है। अब फिलहाल देखने वाली बात है कि राज्यसभा का मसला तो यहाँ पर हल होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने, उसमें क्या कुछ जो है जनता के मन में होगा कल दिखाई देगा। और जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजू। और सियासत में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। यहां धान खरीद को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय समिति उप समिति की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल की मौजूदगी में धान की खरीद पर चर्चा की गई। धान खरीदी 1 दिसंबर से की जाएगी। पिछली बार की प्रक्रिया के तहत ही धान की खरीद एमएसपी पर ही की जाएगी। प्रति एकड़ 15 क्विंटल के धान को खरीदा जाएगा। वहीं भाजपा 1 नवंबर से धान खरीद किए जाने की बात लगातार कहती रही, जबकि बारदाने की प्रचुर उपलब्धता न होने की वजह से ही 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का फैसला किया गया। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया, धान खरीद 1 दिसंबर से की जाएगी। इसके साथ ही पिछले साल के समान ही धान की खरीद की जाना है, इसमें लक्ष्य वाली कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से है, उसी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी। धान खरीदी 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी और गत वर्ष के समान ही धान खरीदी किया जाएगा। नहीं, लक्ष्य वाली कोई बात नहीं होती। और जो समर्थन मूल्य भारत सरकार की तरफ से है, तो समर्थन मूल्य में धान की खरीदी होगी गत वर्ष के समान। नहीं, विभागीय प्रस्ताव तो 13.96 क्विंटल का है, लेकिन समिति तो 15 क्विंटल का प्रस्ताव करेगी। धान खबर पर बात करेंगे। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, धान खरीद का एक और सीजन सामने आ गया छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, और आज मंत्रिमंडल की उप समिति को लेकर बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि 1 दिसंबर से धान की खरीद की जाएगी और इसमें कुछ बिंदुओं को लेकर भी चर्चा की गई है। किस तरह देखें सरकार के इस फैसले को, और किस तरह देखें जिस तरह से मांग बीजेपी लगातार कर रही थी कि धान खरीद की शुरुआत 1 नवंबर से होनी चाहिए? शुक्रवार अगर बात करें तो आज मंत्रिमंडल उच्च समिति की बैठक थी, और इस बैठक को अगर बात की जाए तो धान खरीदी के मसले को लेकर रखा गया था। इस बैठक में यह निर्णय हुआ है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी और प्रति एकड़ 1500 क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो भाजपा लगातार 1 नवंबर से धान खरीदी करने के वादे के मांग कर रही थी राज्य सरकार से, लेकिन ये धान खरीदी 1 दिसंबर से की जानी है, क्योंकि राज्य सरकार का ये कहना है कि निश्चित रूप से जिस तरह से उन्हें 14 गठान बारदानों की आवश्यकता है, वो बारदाने जो है वो अब नहीं दिए जा रहे हैं और अब तक उसकी प्रचुर मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस वजह से बारदाने को लेकर के वही कहा गया है कि बारदाने जब तक उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक धान की खरीदी जल्दी नहीं की जा सकती थी। इसलिए अब 1 दिसंबर से धान की खरीदी का फैसला लिया गया है। जी इसके साथ ही अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल का भी कहना है कि ये जो धान खरीदी अब की जा रही है 1 दिसंबर से, ये केवल किसानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा। जी निधि, धान खरीद को लेकर देखा जाए तो पिछले साल जब धान खरीद को लेकर मामला सामने आया और इसमें धान खरीद का जो समर्थन मूल्य है उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तकरार भी निकलकर सामने आई थी और राज्यपाल को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। लेकिन आज खुद मंत्री जो है मोहम्मद अकबर ये कहते दिखाई दिए, यहाँ पर टारगेट की कोई बात नहीं है और केंद्र सरकार जो तय करेगी उसी समर्थन मूल्य पर जो है धान खरीद की जाएगी। तो इस फैसले को किस तरह देखा जाए, क्योंकि पिछले साल तो समर्थन मूल्य को लेकर काफी घमासान मचता दिखाई दिया था। समर्थन मूल्य को लेकर के अगर बात की जाए तो लगातार उन्होंने यही कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जिस समर्थन मूल्य की बात की जा रही थी उस समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष लगातार ये कहती रही कि हम जितने समर्थन मूल्य पर केंद्र को धान खरीदने को कह रहे हैं वो उस समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदती है धान, और इसी वजह से हमें फिर से एक बार जो केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य है उसी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करनी होगी। 1 दिसंबर से ये धान की खरीदी की जानी है। प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो 1 नवंबर से लगातार भाजपा मांग कर रही थी धान खरीदने के लिए, बारदाने की प्रचुर उपलब्धता न होने की वजह से जो 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी है अब उसे 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और यही निर्णय आज मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में लिया गया। जी तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि।
छत्तीसगढ़ के सियासी रंग को लेकर बात की जाए तो यहां कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी और वार पर पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी के पूर्वजों को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम भूपेश बघेल का पुतला भी दहन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री से प्रदर्शनकारियों ने माफी मांगने की मांग भी की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अंग्रेजों के दलाल होने का आरोप भी लगाया। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बयान आया था कि भाजपा के पूर्वजों के खिलाफ, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर शहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया और आह्वान करता है युवा मोर्चा कि अगर भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी से माफी नहीं मांगेंगे तो हम ऐसा पुतला पूरे प्रदेश में सार्वजनिक रूप से दहन करेंगे। और यह सर्वविदित है, सर्वज्ञान है, सभी को मालूम है कि अंग्रेजों के दलाल कौन थे। तो मुख्यमंत्री जी आपसे भी कहना चाहता हूं कि अपना बयान जो है सोच समझ कर दीजिए। निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, भारतीय जनता युवा मोर्चा में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है भूपेश बघेल को उस बयान को लेकर जो बीजेपी के पूर्वजों को लेकर उन्होंने दिया था, और आज इसी आक्रोश के चलते उन्होंने प्रदर्शन किया और सीएम का पुतला भी दहन किया, माफी की मांग भी की है। क्या कहें इसे लेकर? निधि, आवाज मिल रही है आपको? निधि, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें, सीएम का पुतला दहन किया गया आज छत्तीसगढ़ में और भारतीय जनता युवा मोर्चा में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। और सीएम भूपेश बघेल का जिस तरह से बयान सामने आया था, बीजेपी के पूर्वजों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा काफ़ी गुस्से में नजर आया और इसकी निंदा की है इस बयान की। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल का पुतला दहन किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी से माफ़ी मांगने की बात भी कही है सीएम भूपेश बघेल से, और उन्होंने अंग्रेज़ों के दलाल होने की बात भी कहीं इस तरह का तंज भी कसते नजर आए प्रदर्शनकारी। लेकिन अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। खासकर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। इसे लेकर अलग अलग रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। जिला किसान कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कृषि संशोधन बिल वापस लेने की संबंधित महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं जिला अध्यक्ष सेवादल दिलीप बंजारे का कहना है जो केंद्र सरकार के कृषि संशोधन विधेयक बिल 2020 में नवीन अधिनियम लाए गए हैं वे जनहित में नहीं है, ये किसान मजदूरों के लिए जन विरोधी हैं। इस बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि आवश्यक वस्तुओं की देश में महंगाई बढ़ेगी। किसान मजदूर अधिकार एवं सत्याग्रह एक दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है और हम नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किसानों के लिए कृषि संशोधन बिल जो लाए हैं और किसान के अहित में लाए गए हैं, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। और हमने कलेक्टर के माध्यम से इस महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। खबर पर बात करेंगे, राहुल यादव जुड़ गए हैं, मुंगेली संवाददाता। राहुल, आज जो है कृषि विधेयक बिल को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती दिखाई दी। हालांकि जब से बिल पारित हुआ है केंद्र में तब से कांग्रेस इसका विरोध करती दिखाई दे रही है। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आए और किस तरह देखें इस विरोध को? जी देखिए, बताना चाहता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली द्वारा केंद्र सरकार के कृषि संशोधन बिल के विरोध में पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया तो गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के केंद्र सरकार के कृषि संशोधन बिल वापस लेने संबंधित विज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर PS शर्मा को विज्ञापन दिया गया था। जी चलिए, तमाम बात के लिए राहुल आपका धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासत रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी।